हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का हमारा आज दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट एक है जो सॉल्व कर लिया है, वो हमने पिछली क्लास में करा था। आप सभी ने वो प्रैक्टिस सेट जरूर किया होगा, ठीक है? तो आप सभी जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो सारे के सारे अटेंड करें। और हम इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके वही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना? तो एसएससी के जितने पीवाईक्यूज हैं उसमें से 500 प्लस अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके जितने भी मैथमेटिक्स के टाइप होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे, वो सारे के सारे पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको वो तुरंत कर पाएंगे, ठीक है? तो आप हैं वो एग्जाम में 100% मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है? एसएससी जीडी 2026 मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरे नंबर का होने वाला है। ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि आप पहले तो क्लास को पॉज करें। जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे, क्लास पॉज करें, फिर क्वेश्चन खुद से करें। अब खुद से ट्राई करने पर नहीं होता है तो ही देखें। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो आपको पहले खुद से ही करना है। अगर खुद से नहीं होता है तो ही क्लास देखनी है आगे, ठीक है ना? तो पहले क्लास को पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर क्लास के जो सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ वो देखो, ठीक है? मैं है जो सॉल्यूशन कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट फॉर्मूले हो पाए उससे करवाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको करने में भी आसानी रहे। एग्जाम में भी जब आप करो तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना? ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेन लेकर बैठें और सभी जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे सभी सॉल्व करते रहें। तो सबसे पहले आप सभी इस क्लास को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये स्क्वायर वाला, मतलब इससे पहले एलसीएम वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करा था, ठीक है ना? तो इस क्लास में क्या है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक में ही दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आपको कैसे करना है वो मैंने पिछली बार बताया था कि जब छोटी से छोटी संख्या पूछे ना, आपको 18 और 24 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, तो आपको दो जो संख्या दे रखी है ना 18 24, उसका एलसीएम ले लेना है। तो जो एलसीएम आएगा ना, लसअप आएगा, वो 18 और 24 का मल्टीपल होगा, जो कि छोटी से छोटी संख्या होगी। वही सबसे क्या होगी, छोटी संख्या, जो इनका एलसीएम होगी, लसअप होगी। और उसका अंक है ना, जो एलसीएम आएगा, जो लसअप आएगा, उनके जो अंक है उनको क्या करना है, जोड़ना है और उसका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है? तो एक में दो क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? पहले एलसीएम ज्ञात करो, फिर उस जो एलसीएम आ रहा है उनके अंकों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद में क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है? देखिए करते हैं। 18 और 24 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये तो इजीली निकल रहा है ना। 18 को 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 72 हो रहा है, और 24 को 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर 72 हो रहा है। तो 72 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया? तो 72 आपका एलसीएम आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाती है, ठीक है? तो इन दोनों से विभाजित हो जाती कौन सी है, 72। अब इसके अंकों को जोड़ना है, 7 और 2 जोड़ लिया, कितना आ रहा है, 9। और 9 का क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा कि नहीं आएगा? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही उत्तर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है ना? ये भी एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। करिए, 23 का नहीं 24 का है। 415/5 माइनस 44 गुणा 2/8 प्लस 53 का मान कितना होगा? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, करिए। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं दिखेगा, आपको कैसे दिखा बताऊं मैं? 415, फिर ऐसे भाग का निशान आएगा, फिर बट्टे में 5 आ गया, फिर -44 गुणा 2, फिर भाग का ऐसे आ गया साइन, फिर 8 + 53, ठीक है? तो ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिए आप। देखिए, बोर्ड मास में पहले क्या आता है, डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़ना और घटाना, वो तो पता ही है आपको। देखिए 415 में जब 5 का भाग देंगे, सबसे पहले भाग देना है अपने को। 415 में जब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा,
415 में आप 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो देखिए कितनी बार जा रहा है 40 8 बार, 1 बचा 15 कितनी बार जाएगा 83। जब 83 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 415 ही आता है, माइनस 44 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 80। 1 मिनट पहले अपने को क्या करना है, भाग देना है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 44 को 2 से गुणा करेंगे या फिर पहले भाग ही दे देते हैं अपन, है ना, सॉरी। 44 गुणा 2/8 है ना, तो ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये 4 बार, 1 बार और 1/4 ही तो होगा, और प्लस कितना आ जाएगा 53। अब 4 से 44 कितनी बार कट रहा है, 11 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 83 माइनस 11 प्लस 53 आया कि नहीं आया। तो जब 83 माइनस 11 और प्लस 53 इनको करेंगे तो प्लस का निशानी आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है। 53 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 53 में से 11 को घटाएंगे तो 42 आएगा कि नहीं आएगा, तो 42 आएगा। तो 83 में जब 42 को जोड़ेंगे तो 125 होता है कि नहीं होता। 80 और 40 कितने होते हैं 120, और 3 और 2 5 हो गए, तो 120 और 5 कितने हो गए 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए बी और ये सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपए है, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या है। करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। आपके पास में 1 किलोग्राम गेहूं है, ठीक है, उसके मूल्य में 50% वृद्धि हुई, यानी कि पहले मूल्य कितना था 100 था, अब बढ़ गया कितना हो गया 150। समझ में आया, पहले मूल्य कितना था 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 150। तो अब इसने क्या बोला, वृद्धि है ना वो 25 रुपए की हुई है, तो जो ये वृद्धि है वो कितनी हुई है 25 रुपए की। तो एक्चुअली में वृद्धि कितनी हुई है 100 पे 50 की वृद्धि हुई है। इस 50 की वैल्यू कितनी है 25, 50 की वैल्यू कितनी है 25। तो ये 50 का कितने गुना है, आधा ही तो है, 50 का आधा है। तो जब 50 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा। जब 50 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कितना आ जाएगा 0.5 गुणा 5 गुना ही है। तो इसी तरीके से आपको पूछा कि क्या है, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य पूछा है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या आएगा अपने पास में, जब ये पहले मूल्य था 100, बढ़ के कितना हो गया 150, ठीक है, और बढ़ा कितना है 50, और 50 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 25, कितनी है 0.5 गुना। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 150, वो भी कितना हो जाएगा 0.5 गुना, यानी कि 150 का आधा कितना हो जाएगा 75 रुपए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा 75 रुपए को, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में आया था, तो सबको समझ में आ गया होगा। बिना किसी फॉर्मूले से डायरेक्ट 100 मान के क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसानी से इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। करिए, ए और बी का औसत कितना है 30, और बी और सी का 60 है, ठीक है। ए और बी का औसत 30 है और बी और सी का औसत कितना है 60 है। सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करना है। करिए, देखिए अब करते हैं इसको। देखिए, ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, ए और बी का औसत 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और बी और सी का औसत है, ये एवरेज है, ठीक है ना, औसत, ये औसत लिखना बोलेगा, औसत कितना है 60 है। तो बी प्लस सी का औसत 60 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 120 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए, जब इसको इसमें से घटा देंगे, एक जब समीकरण एक को समीकरण दो में से घटा देंगे तो ये बी से भी कट नहीं जाएगा। जब घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बी से भी कट जाएगा, बी माइनस का बी प्लस का कट गया, ए और माइनस सी आ जाएगा, तो ए माइनस सी कितना आ जाएगा, तो 160 में से 120 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने। तो इसने पूछा क्या है, सी और ए के बीच का अंतर ही पूछा है, तो ए माइनस सी कितना आ जाएगा, जब छोट ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसने क्या, सी और ए के बीच का अंतर पूछा है ना, तो अब सी को आगे लेके आएंगे और ए को इधर लेके जाएंगे, तो कितना -12 आ जाएगा, और इधर तो बार माइनस है ही 60, माइनस से माइनस कट गया, तो सी माइनस ए कितना आ जाएगा 60 आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने, बिल्कुल आएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा।
60 दे रखा है। ठीक है, एसएससी जीडी का ये भी क्वेश्चन 2024 का। ठीक है, सबको समझ में आया? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है, हर शिफ्ट में आपको इस तरीके का क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है ना, एवरेज का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 48 संख्याओं का औसत 48 है। आपके सामने, आपके पास संख्या कितनी है? 48 है। 48 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 48। ठीक है, ऐसे का ऐसे लिखना है, ना कोई 48 से गुणा करना, ना कुछ करना, सीधा का सीधा एवरेज लिख दो आप तो, और कुछ नहीं करना है। फिर क्या दे रखा है? बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगह पर गलती से 84 समझ लिया था। भाई साहब क्या किया उसने? मिस्टेक क्या करी भाई? 48 का औसत 48 तो निकाल दिया उसने, लेकिन उसने दो जगह पे ये मिस्टेक करी कि उसने 48 की जगह उसको 84 समझ लिया था। उसने उल्टा समझ लिया था, तो वो कितनी बार करा? दो बार करा। तो दो बार करा तो ज्यादा कितना लिखा? ये 48 से 36 ज्यादा जोड़ दिया, इधर भी 36 ज्यादा जोड़ दिया, तो टोटल ज्यादा कितना जोड़ा? 72। तो जब 72 ज्यादा जोड़ा है टोटल में, जब 72 एंड 72 ज्यादा जोड़ा है, तो 72 को इसमें से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? इन टोटल जो इनकी संख्या है उनमें से 72 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? 48 संख्याओं का जो एवरेज है उसमें से जब 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो जब 72 को घटाएंगे तो 72 को में भी बट्टा 48 जाएगा ना, 48 में तो बांटेंगे। जब ये 72 घटेगा तो ये 48 में बट के तो घटेगा, तो 48 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 24 में। 24 का 3 बार, 24 का 2 बार, 2 से 3 कितना बार कटेगा? 1.5। तो 1/5 माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना आ जाएगा? जब 1/5 माइनस करेंगे 47.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46.5, यानी कि 46.5। समझ गए सब? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ऐसा कोई सा भी गलती वाला क्वेश्चन दिखे तो ऐसे ही करना है, आप गुणा वुणा करने नहीं बैठ जाना है उधर। आप गुणा करने बैठोगे, अब ये इसका बेसिक भी है, ठीक है ना, वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, तो फिर आप कहोगे कि सर इतना तो करने जाएंगे तो फिर तो एग्जाम में टाइम ही हो जाएगा। देखिए आपके पास में क्या दे रखा है? 48 संख्याओं को औसत कितना दे रखा है? 48। तो पहले 48 का गुणा 48 में करो, कर लिया? तो जो संख्या आपके सामने आएगी उसमें क्या करना है कि जो ज्यादा है, कितना है इसमें ज्यादा, कितना? 72 है, उसको 72 से घटा दो और फिर वापस 48 का क्या कर दो? भाग दे दो। तो 48 का भाग दोगे तो ये 48 से 48 कट गया, 48 से 48 घट गया, तो इधर तो 48 सीधा लिखेंगे, फिर 72 में फिर 48 का भाग देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? जब भाई एक में दिया तो ऊपर माइनस में है संख्या, तो दोनों में ही जाएगा ना 48 का भाग, तो सीधी सी बात है। फिर ये कट जाएगा 3 बार 24 से, ये 2 बार कट जाएगा, फिर 3/2 1.5 होता है, वही घटाएंगे तो 46.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे करोगे वैसे करो, मैं है ऐसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपका क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो जाए, ठीक है ना। फिर आप 48 गुणा 48 लिखोगे ना तो आपके दिमाग में ये आएगा कि पहले गुणा कर लेते हैं, आप सीधा ऐसे कैसे पढ़े नहीं रखेंगे आप, ठीक है ना। 48 उससे क्या है कि आपकी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी और कुछ नहीं। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना अनुपात है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको किसी भी तरीके के चैप्टर में, किसी भी तरीके के कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उसका कंसेप्ट का वीडियो, शॉर्ट वीडियो, मतलब 5-6 मिनट या 10 मिनट का जितना भी है, मैं अच्छे से समझा के वो डाल दूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको उस कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की आगे कोई दिक्कत नहीं आए। मैथमेटिक्स का कोई सा भी कंसेप्ट आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर a-b, दो संख्या है a और b, उनके बीच का अंतर, और a+b इनके योग, ठीक है। उनके योग का 30% है ना, तो योग मान लो 100, तो उसका अंतर डिफरेंस कितना आ गया? 30। ये तो पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर है, उन दोनों संख्याओं के योग का 30% है, तो अब दोनों संख्या के योग को अपन 100 मान लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली a-b 30 होगा कि नहीं होगा? तो अब आपने ये पढ़ा होगा, कॉम्पेंडो डिविडेंडो तो पढ़ा ही होगा। चलो उसको नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं कि a-b कितना दे रखा है? 30, और a+b कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 100। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? b से b कट गया, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 130।
तो ए बराबर कितना आ गया, 65 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आपके सामने। ठीक है, इसी तरीके से दोनों को घटाएंगे, ए माइनस बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा, 100। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ए से ए कट गया, माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा। वॉइस चली गई थी, मैं वापस से इस क्वेश्चन को समझा दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पता नहीं है ना कि कितना समझाने के बाद में वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैं वापस पूरा एक बार से समझा देता हूँ। अगर किसी को समझ में आ गया है तो फिर आगे स्किप कर ले, ठीक है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, यानी कि दो संख्या मान लो ए और बी, तो उनका अंतर है वो उनके योग का कितना 30%, आप योग को 100 मानो, तो उनका जो अंतर है वो उसका कितना हो जाएगा 30%। ठीक है। और अब क्या बोला है कि तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप ऐसे लिख दो, ए माइनस बी कितना है आपके पास में 30, और ए प्लस बी है वो कितना है आपके पास में 100। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ गया आपके पास में 130। तो a बराबर कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, ये 65 आएगा कि नहीं आएगा। तो a बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा 65। अब वापस a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है आपके सामने 100। तो आपको क्या करना है, अब घटाना है, इसमें घटाओगे तो माइनस का चिन्ह नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो माइनस, फिर a से a कट जाएगा, प्लस a से माइनस a कट जाएगा, और माइनस बी कितना हो जाएगा -2b बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस का -100 में से घटेगा तो -70 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 35 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, तो बड़ी संख्या कितनी है 65, तो 65 और 35 का अनुपात पूछा है। अब इसको 5 से काटो, दिख रहा है आपको 13 बार और ये 7 बार, तो 13:7 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रतिशत का क्वेश्चन है, 21.84 के 66.67% के 12.5% का मान कितना है। तो देखिए, 21.84 को तो ऐसे का ऐसे लिखो, 66.67% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में 2/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। ठीक है, इसी तरीके से 12.5% है, तो 12.5% की भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो 1/8 आप लिख दोगे, तो यही तो निकालना है आपको। अब इसको 3 से काटोगे, कट रहा है क्या, देखो काटो, 3 से कट रहा है 7 बार, फिर पॉइंट लगा दो, फिर कितनी बार कट रहा है 2 बार, फिर कितना बचेगा 2 बार कितना 24, फिर 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से गुणा करो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 14.56 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर उसको 8 से काटो, अब इसको कितने से काटना है, 8 से काटना है, कितनी बार कटेगा 8 से एक बार, एक बार ही कटेगा, कितना बचेगा 6 65। फिर आ जाए 64 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो पॉइंट लगेगा, फिर 8 बार, फिर कितना बचा 1 और 16, 16 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 1.82 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है। तो भाई साहब, आपका जो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। अब जो 100% क्रय मूल्य है वो 108 हो गया ना, 8% बढ़ गया। अब 100% क्रय मूल्य है, आपका जो लाभ प्रतिशत है वो 8% बढ़ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 108 है, तो बेटा कितना है 8%। तो आपको ये 8% है कितना, उसका ही मान ज्ञात करना है। तो 100% कितना दे रखा है 360,
तो 360 100% है, तो 8% कितना होगा? यही तो करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। 0 से 0 काटो, कट गया। फिर एक बार देखो कि 5 बार कटेगा 2 से, और ये 2 से कितनी बार? 4 बार। फिर 36 का 4 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 144 होगा कि नहीं होगा? 144 को 5 से काटो, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा कितनी बार? 5 दूनी 10, कितना बचेगा फिर? 5 दूनी 10, 4 और 4 44, यानी कि 8 8 बार जाएगा 40 में, फिर 4 बचेगा 0 40, फिर 8 बार जाएगा। 28.8 रुपए आपके क्या आ जाएगा? आंसर। यानी कि 8% की जो वैल्यू है आपके सामने कितनी आ जाएगी? 28.8 आ जाएगी। समझ में आया? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। तो 6 पेन का क्रय मूल्य सीपी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य, ये आ गया 5 पेन का एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस का क्या है? बराबर है। तो सीपी से एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो सीपी 5 आ जाएगा इधर, और सी 6 है वो इसके बट्टे में जाएगा, तो कितना? 6 बट्टे में आ गया। तो जो आपका जो कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस कितना? 6 है। तो 5 की वस्तु को 6 में बेचेंगे तो आपको लाभ कितना होगा? 1 का। तो 5 की वस्तु 6 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो रहा है? 1 का। 1 का लाभ कितने पे हो रहा है? 5 पे। तो 1/5 20% ही तो होता है। 1/5 20% ही तो होता है। जब 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो 20% ही आएगा। 5 से 20 बार कटेगा ये। समझ में आया आपको? तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका? 20% लाभ आ जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है और अंकित मूल्य 3000 रुपए है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है, जब अंकित मूल्य में से छूट देकर ही तो सेलिंग प्राइस आता है। जब आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हो और दुकानदार एक आर्टिकल आपको बेचता है, और आर्टिकल पे मान लो 1000 रुपए रेट दे रखी है, वो आपको 7000 में दे रहा है, तो आपको जो 3000 कम किए वो डिस्काउंट ही तो है। तो जब कम करके वो 7000 में आपको चीज क्या कर रहा है? बेच रहा है वो। तो बेच रहा है तो क्या विक्रय मूल्य ही तो हुआ। जब अंकित मूल्य पर किसी भी प्रकार की छूट देते हैं, तो उसके बाद में जो बचता है तो वो क्या होता है? उसका सेलिंग प्राइस ही होता है। तो 3000 रुपए अंकित मूल्य है, उसमें से उसने छूट कितनी दी है? तो 3000 रुपए पे छूट कितनी है? 600 रुपए की है। 600 की छूट है, 3000 पे 600 की छूट है, उसको प्रतिशत में आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत की छूट दी है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। जीरो है तो पीछे चिपका दो, यानी कि 20% की क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। आपका डिस्काउंट कितना हो गया? 20%। आ गया समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सारे के सारे चैप्टर के हम टाइप वाइज क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। सारे के सारे टाइप क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ में 30 प्रैक्टिस सेट तक बने रहिए, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत ही अच्छे से आपने प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है? देखिए, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। 1200 रुपए ही सिर्फ ब्याज नहीं है। ब्याज कितना है? ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपए ज्यादा है। आपने जितना भी मूलधन ब्याज पे दिया है, उससे भी 1200 रुपए ज्यादा आपका क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है। तो जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा? मूलधन प्लस 1200। समझे आप? देखिए, आप कोई भी हैं, जो मूलधन होता है आपका, प्रिंसिपल होता है, वो कितना होता है? 100। 100 ही तो मान के करते हैं, अपने आप में 100 होता है प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है, आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, अब मिश्र धन की बात नहीं कर रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो ब्याज, सिर्फ ब्याज कितना प्राप्त हुआ है आपको? 24% को वार्षिक ब्याज दर पर साधारण साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि दी गई 5 वर्षों के लिए। तो 24% का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 100 धनराशि थी, अब 120% आपका सिर्फ क्या है? ब्याज है। तो आपका जो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? जब इसमें इसको जोड़ देंगे तभी तो मिश्रधन आएगा। सिंपल इंटरेस्ट जब तो आपका मिश्रधन है, जो अमाउंट बन के आएगा वो 220 बन के आएगा कि नहीं आएगा? तो यही तो आएगा। तो आपको देखिए कि आपको क्या दे रखा है कि 100% है ना, 100%। जब 100% आपके क्या है? प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल में ये 1200 जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट।
और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 120%। तो ये 100% है तो ये भी तो 100 ही होगा, इसमें 100 और प्लस ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये तो सेम वही अमाउंट प्रिंसिपल आ गया ना, ये तो वही मूलधन आ गया 100 का 100। और जो एक्स्ट्रा कितना है 20, तो इस एक्स्ट्रा की ही वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1200 रुपए। तो जब एक्स्ट्रा की वैल्यू 1200 दे रखी है तो 20 का 1200 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1200 में 20 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? यानी कि 60 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 100 की कितनी मान कितना आ जाएगा? 100% का मान कितना आ जाएगा? 6000। तो आपका जो मूलधन है, आपको क्या पूछा? ऋण पर दी गई धनराशि, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 6000। समझ में आया? फॉर्मूले से बताऊं क्या आपको? देखिए मैं आपको सीधा एक करवा देता हूं, मतलब आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल इजी वे में समझाया मैंने। देखिए फॉर्मूले से भी बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100, यानी भी परसेंटेज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? वो प्रिंसिपल प्लस 1200 है, प्रिंसिपल प्लस 1200 है। पी गुणा आर कितना दे रखा है? 24, और 24%, और टी कितना है? 5, ठीक है। तो पी प्लस 1200 को जब पी गुणा 24 गुणा 5 कितना होता है? 120%, ठीक है। तो इसी तरीके से पी गुणा 1200 है, तो पी प्लस 1200 है ना, तो पी प्लस 1200 है तो, और ये पी गुणा 120 है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, जब आपको ये निकालोगे आगे इसको सोल्व करोगे तो प्रिंसिपल आपके सामने से निकल के कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए P प्लस 1200 है, देखिए फिर उसके बाद में कितना दे रखा? P, इसको 120/100 है। इसको कैसे करेंगे? देखो ये बट्टे में 100 है ना, इसको आप इधर लेके आ जाओ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? P गुणा 100 हो जाएगा ना। एक मिनट, आपको करने में आसानी होगी और कुछ नहीं। देखिए जब भी कह रहा हूँ फॉर्मुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट 100 मान के करना है, तो इजीली हो गया था ना। देखिए इसमें मशक्कत ज्यादा होती है, तो 100 इधर आएगा ना, परसेंटेज हटके जब 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? P गुणा 100, और फिर इधर कितना आ जाएगा? 1200 है तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 1,20,000 आएगा कि नहीं आएगा? 1,20,000 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, 1,20,000 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा? 1200, और फिर उसमें 2 जीरो और ऐड कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। ओके बिल्कुल सही है, P गुणा 120 है ही, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और ये जीरो कट गया, तो 10P माइनस ये P आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 12,000 है, कितने हैं? 12,000। ये इधर इसके बट्टे में चले जाएंगे। देखिए ये जो आपने करा था ना, कहाँ गया वापस? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना। देखो अब ये काट पीट के आपका कितना आया था? इधर 12P है ना, तो 12P को इसमें से माइनस कर देंगे तो इधर आ गया 12P, और ये वाला इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 1,20,000, कितना आ जाएगा? माइनस 12,000, जीरो तो कट गया था, तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ गया कि नहीं आएगा? फिर इसको जब घटाएंगे तो माइनस 2P आएगा, तो माइनस से कट जाएगा, तो P बराबर जब 12,000 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 6,000 आ जाएगा। कैसे भी तड़प तड़प के निकाल दिया अपन ने आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो फॉर्मूले से करने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी आपको, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप जब डायरेक्ट करेंगे ना समझ के, तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 967.5 रुपए, यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो वह धनराशि कितनी होगी? अगर आप इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करेंगे तो फिर तो हो गया आपसे, फिर तो आप मतलब टाइम लगा दो कितना ही। ऐसे नहीं करना, मैं बताऊं जैसे करना। देखो आपके सामने कितना 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? भिन्न रूप कितना होता है? 3/20। तो 20 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 23 होगा कि नहीं होगा? 23 होगा। तो ये 1 साल का है। 2 साल का करने के लिए अपन चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए क्या करते हैं? इनका स्कोर करते कि नहीं करते हैं? तो 400 20 का स्कोर कितना हो जाएगा? 400,
और 23 का स्क्वायर 529 होता है कि नहीं होता है। तो जब 2 साल में 400 की राशि बढ़कर 529 हो जाती है तो एक्चुअल में ब्याज मिला कितना है? ब्याज मिला कितना है? 129, 129 रुपए। तो 129 यूनिट ब्याज मिला है और वास्तव में 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 967.5। तो 967.5 आपको क्या मिला है? ब्याज जो रुपए में मिला है। तो जब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 967.5 में जब 129 का भाग देंगे तो जो आपके सामने आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका 1 की वैल्यू आएगी और फिर उसमें 400 का गुणा करेंगे। आपके पास में कितना है? 400 ही तो है। एक्चुअली में जो आपके पास में आपने माना कितना था? जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो कितना है? 400 है। तो जब 967.5 में कितने का भाग देना है? 129 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जब 967.5 में जब 129 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जब 7 बार देंगे तो कितनी बार जाता है? 129 को 7 बार देंगे तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 129 गुणा 7। 129 गुणा 7 कितना हो जाता है? 900 और 903। ठीक है, 903 यानी कि 7 बार जाएगा कितनी बार? 903। 903 तो पीछे बचा कितना? जब 67 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 64.5 यानी कि 64.5 बचा। ठीक है, फिर जीरो 64.5 यानी कि 645 में जब 129 का वापस गुणा करेंगे तो फिर पॉइंट लगा दो आप। 645 में 129 का गुणा कितनी बार जाएगा? 5 बार ही तो जाएगा। 29 का 5 बार कितना? 145 और इसको 5 बार 500। 500 में 145 जोड़ेंगे 645 होता है कि नहीं होता? 7.5 आएगा। ठीक है, तो अपने पास में जो 1 का मान कितना आ गया? 7.5। अपने को क्या निकालना है? राशि निकालनी। मानी कितनी थी? 400। तो 7.5 में 400 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 7.5 का गुणा कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगी? आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7 चौक 28 और जो 0.5 का 400 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। मतलब कितना हो जाएगा? 3000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? जो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप फॉर्मूले से करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अच्छा इजी है और नॉर्मल डाटा पे दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जल्दी में कर लोगे। लेकिन जब भी आपको पॉइंटों में कॉम्प्लिकेटेड डाटा बात आएगी ना, जब आपको बहुत दिक्कत आएगी। चलो देखिए, राम रॉबर्ट और रहीम, राम रॉबर्ट और रहीम 50,000, 30,000 और 40,000 का सामान समय अवधि के लिए निश्चित यानी समान समय अवधि के लिए निवेश करके एक फर्म शुरू की और 18,000 का लाभ प्राप्त करते हैं और लाभ को राम और रहीम का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते हैं, पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपने जितना लगाया और जितने टाइम पर लगाया, जितने टाइम के लिए लगाया उसका करते हैं गुणा और उसका क्या लेते हैं? सीधा अनुपात। तो जो अनुपात आएगा उसी में आपको लाभ क्या करना है? बांटना है। कैसे? देखिए, आपने कितना लगाया? 50,000। राम ने कितना लगाया? 50,000। रॉबर्ट ने कितना लगाया? 30,000। और रहीम ने कितना लगाया? 40,000। अब इन्होंने लगाया, निश्चित समय के लिए लगाया, तो समान समय है। जब समान समय है तो जो जो उनकी राशि है वही क्या हो जाएगा? उनका अनुपात हो जाएगा। जब 0 से 0 कट जाएगा, कितने 4-4 जीरो सब में है, तो 4-4 जीरो काट दो, पीछे से कट। अब आपके सामने रेशियो क्या बन के आ गया? 4:3:5:3:4, 5:3 बन के आया है। आपको रहीम और रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात याद करना है। तो रहीम का हिस्सा कितना है? 4 और रॉबर्ट का हिस्सा कितना है? 3। तो जो आपके सामने 18,000 जो दे रखी थी वैल्यू, वो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए थी। आपको सीधा का सीधा अनुपात पूछा है, वो डायरेक्ट निकल जाता है। सबको समझ में आया कि भाई जब उनके निवेश को उनके टाइम से गुणा करते हैं और उसका अनुपात लेते हैं, तो उसी अनुपात में क्या करेंगे? उसको जो प्रॉफिट होगा, उनका जो लाभ होगा, उसको क्या करेंगे? बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही इजी। 80 दिनों में काम पूरा करता है अनिल, तो अनिल 30 दिनों में कितने प्रतिशत काम पूरा करेगा? ठीक है, देखिए 80 दिन में अनिल पूरा 100% काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 100/80 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपको पूछा 30 दिन में कितना करेगा, तो 100/80 गुणा 30%। ठीक है, 0 से 0 घटा,
8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12.5। ठीक है, 12.5 बार ही तो जाता है, 1/8 12.5 होता है। और 12.5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 1.5 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 37.5%। तो 37.5% कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल सही है। फिर आप टोटल वर्क ज्ञात करोगे, वैसे निकालोगे, बट्टा बट्टी फिर करोगे, फिर टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट ही निकालो ना, जब आपको दे रखा है तो डायरेक्ट परसेंटेज मान के निकाल लो, ज्यादा कोई झंझट ही नहीं है। फिर लास्ट में भी परसेंटेज ही निकालना है तो डायरेक्ट ही परसेंटेज मान लो ना। आप 80 है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। नल के हैं वो एक टैंक को कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में। और नल एक उसी घंटे को 20 घंटे में भरता है। नल एक उसी टैंक को 20 घंटे में भरता है। ठीक है, तो नल के और एक दोनों मिलकर उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इन दोनों का क्या लेना है अपने को, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आएगा कि नहीं आएगा, 20 दूनी 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता कितनी होगी, 5। और इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 2। यानी कि ये 5 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट और 1 घंटे में 2 यूनिट। ठीक है, तो इसने क्या, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना 40/7 आएगा कि नहीं आएगा, 7 घंटे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। टोटल काम में जब दोनों की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे तो जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। तो 40/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा। आप सभी को पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो होता है। यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय। भाई इधर से उधर गुणा करो, और कुछ है क्या इसमें, नहीं है। और दूरी बटा दूरी बराबर चाल गुणा समय, पक्षांतरण ही तो है और कुछ नहीं। आप कोई सा भी एक याद कर लो, चाल बराबर दूरी बटा समय, और फिर उसमें समय ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, चाहे कुछ भी। एक चीज देके, दो चीज देके एक चीज कुछ भी पूछ सकता है आपको, दूरी पूछ सकता है, चाल पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको करना है। ठीक है, आपके सामने कितना दे रखा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो दूरी आपके सामने कितनी है, 150, और चाल कितनी है, 50। तो जो टाइम है वो निकल के कितना आ जाएगा आपके सामने, 3 घंटे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही आसान से इजी इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, जब मैं आपको करवाऊंगा ना, आप इसको जब जो आपके सामने इक्वेशन निकल के आएगी ना, उस इक्वेशन से करेंगे ना, तो आप भले 1 घंटा मत लो, मैं बता रहा हूँ, जब इक्वेशन निकल के आएगी, जब उसको सोल्व करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको जब इजी वे में मैं बताऊंगा डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना है। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। देखिए जब एक नाव है, एक सेकंड, हाँ, एक नाव है, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 54 किलोमीटर की क्या होगी, डिस्टेंस। ठीक है, अब यदि नाव की चाल 3 घंटे प्रति वृद्धि की जाती, पहले है मान लो एस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय कर रही थी। अब क्या किया उसने, 3 घंटे प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, यानी कि 54 किलोमीटर है तो उतना ही, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, तो एस प्लस 3 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी। तो एस प्लस 3 किलोमीटर, अब पहले कितनी थी, एस किलोमीटर नॉर्मल चाल थी, अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, बढ़ा दी। तो जब आप चाल बढ़ाओगे तो समय ऑटोमेटिक कम होगा कि नहीं होगा। भाई साहब 54 किलोमीटर की दूरी है, आप एक 60 की स्पीड से तय करते हो, और उसके बाद में आपने 30 और बढ़ा दी, यानी कि 90 कर दी, तो आपका समय तो ऑटोमेटिक कम होगा कि नहीं होगा। जब आपकी चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। तो समय कितना कम हुआ है, 3 घंटे। दे रखा है कि नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है ना, समय 3 घंटे कम हुआ है। तो जब 54 वाले, कम ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे तभी तो 3 घंटे आएगा। तो इधर माइनस का चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अगर बढ़ता, भाई समय बढ़ता तो बाद में चाल घटा तभी समय बढ़ता, तो घटी हुई चाल को पहले लिखते और फिर जो अपने जो पहली नॉर्मल चाल है उसको बाद में लिखते। तो वैसे का वैसे ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, कंपेयर करना। अब आप इसको करोगे ना तो कैसे करोगे बताओ मैं। जब इसको करोगे तो इससे क्या करोगे, पहले तो एलसीएम लोगे, फिर ऊपर गुणा करोगे, फिर 3 से इसका वो मतलब कंपेयर करके फिर एस का मान निकालोगे, तो आपके समय लगेगा। फिर तो आप पेपर कर लिए। तो डायरेक्ट कैसे करना, ऑप्शन चेक कीजिए।
देखिए ये ऑप्शन चेक कीजिए, पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा को रखिए। जब 6 का भाग एस की जगह 6 रखेंगे तो 54/6 माइनस 54/6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर 3 आता है कि नहीं आता? 6 से कितनी बार 9 बार, और 6 से 9 से कितनी बार 6 बार, तो 9 माइनस 6 3 आ रहा है, सेटिस्फाइड। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही आपके लिए पहला सर्वप्रथम आपका जो है वो साथी है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही जल्दी होंगे, बहुत ही आसान होंगे, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे रीजनिंग में देख लो या फिर मैथ्स में देख लो, ठीक है ना। तो देखिए एसएससी जीडी 2/12/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, एसएससी जीडी 17/11/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, दोनों में रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? सेम डाटा के साथ रिपीट हुआ है। तो दो व्यक्ति हैं, पी और क्यू की आयु कितनी दे रखी है? पी और क्यू की जो आयु का रेशियो कितना दे रखा? 5:7 दे रखा कि नहीं दे रखा? तो आप इसको ऐसे लिख दो कि 5x/7x। पी और क्यू की आयु कितनी है? 5x/7x। अब क्या किया इन्होंने, क्या 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था? 7:13, तो -8 और -8, तो 8 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो 7/13 हो जाएगा इनकी आयु का अनुपात। तो अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, 13 को उधर लेके जाएंगे और 7x + 8 को लेके उधर जाएंगे, 7 के गुणे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 5x - 8 और 7x, ये हो जाएगा 7 गुणा 7x - 8, तो 13.65x माइनस 13 8 है 104 और 7 7 49 और 7 8 56, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। 65 में से 49 को जब घटाएंगे तो 16x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 16x ही आएगा, हाँ वो 16x आएगा, ठीक है। 104 में से जब 56 है, 56 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, जब 104 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस से, तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 4 8, कितना 48 आएगा कि नहीं आएगा? 48 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने? 3। तो जब x की वैल्यू 3 आएगी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना? 5-7, तो 5-7 आयु का अनुपात है तो 3 से गुणा कर देंगे इनका, तो जो वर्तमान आयु आएगी कि नहीं आएगी? तो 3 से गुणा करेंगे तो पी की आयु कितनी आ जाएगी? 5, 5 दे रखी है, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। और क्यू है तो क्यू की आयु का अनुपात कितना दे देगा? 7, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। आएगा कि नहीं आएगा? 15 वर्ष और 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। सबको आया समझ में? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है वो ज्ञात करना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से बिल्कुल इजी वे में करेंगे। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूले पे तो दे रखा है, कैसे वो तो आपको आसानी से हो जाएगा। 2πr क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है कि नहीं होती? और जो व्यास होता है 2r होता है कि नहीं होता? जो त्रिज्या का दुगुना ही तो व्यास होता है, त्रिज्या r मान लेते हैं तो 2r व्यास हो गया। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको 2 कॉमन ले लो और r कॉमन ले लो, तो बचा कितना? पाई। पाई की मान कितना होता है? 22/7, तो कितना आ जाएगा आगे? 1 मिनट, 22/7 टू सॉरी 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 22/7 और इधर 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, तो 12 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। फिर 2r है, फिर 12/7 है तो 12 - 7/7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे आएगा ना, फिर 12, ठीक है। 2r बराबर 22 में 7 को घटाएंगे तो 15/7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15/7, 7 को उधर लेके जाएंगे तो 12 सत्ते 84 आएगा, 12 सत्ते 84, तो उसमें 2 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा? 42 बार। तो r बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने? 42 में 15 का भाग देना है। तो वर्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता? तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके सामने, यानी पाई का मान पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 42/15, और 42/15 दो बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। 7 से कटेगा कितनी बार? 6 बार, ठीक है। तो ये 6 बार कटेगा तो 22 का 42 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? 42 में कितनी बार जाएगा? 22 दूनी 44, 4 हासिल 4, 22 चौके 88, 88 में 4 92, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 6 सौ 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, और फिर आया 6 9 में 54 और 2 56,
54 56 44 आ गया आपके सामने। 15 और 15 यानी कि 15 का पहली बार देंगे, फिर उसके बाद में एक और बार और 15 का भाग देंगे। पहली बार 15 का देंगे कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 15 तिया 45, 11 114 में 15 होगा 7 बार जाएगा 105। फिर कितना बचा 9 9 94 कितनी बार 6 बार, फिर कितना 40 40 में 2 बार, फिर 100 बचेगा, फिर 6, ऐसे चलता जाएगा, फिर 6 6 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर आप 15 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर, अपने कहीं गलती तो नहीं करी। देखिए इसको करते हैं 15 दूनी 30, 76 आता है ना, तो 15 पंजे 75 यानी कि 25 पॉइंट, फिर उसके बाद में एक आएगा और ऐसे कुछ। तो लगभग 25 आपका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि कितनी 2 पाई आर होती है और उसके व्यास के बीच का अंतर दे रखा है, परिधि और व्यास। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसका व्यास 2 आर, बराबर 12 सेंटीमीटर उनके बीच का अंतर है। तो 12 सेंटीमीटर आ गया, 2 आर इनमें से कॉमन आ गया, तो बचा कितना, पाई माइनस आर, पाई माइनस 1, यही बचेगा। ठीक है, 2 आर दोनों में से कहा, 22, ठीक है, 22/7 माइनस 7। ठीक है, 2 आर गुणा 15, 7 को उधर लेके 12 7 84, बिल्कुल सही है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। चले गए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 30। तीन ठोस घन हैं जिनकी भुजाएं दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। तो नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं। नया घन बनाने के लिए इन तीनों घनों को पिघलाया जाता है और नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है, जब इस पिघलाने वाले मेल्टिंग का क्वेश्चन आता है ना, घन बदलने, पिला सीधा से सीधा आप आयतन निकाल लो, जोड़ दो और फिर इसका क्यूब रूट निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा। जब इनका आयतन निकालते हैं तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, क्यूब का आयतन कितना होता है, ए क्यूब, यानी कि जो भुजा दे रखी है उसका क्यूब कर लो, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 3। तो ए की पावर 3, तो 3 सबके क्यूब करके उनको जोड़ना है और जोड़ के क्या करना है, फिर उसका क्यूब रूट निकालना है टोटल का। तो कितना आ जाएगा, 3 का 27 प्लस 64 4 का और 125 आ जाएगा। 125 में 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 189, फिर 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 मीटर क्यूब। जब 216 मीटर क्यूब क्या आ गया, इन तीनों का योग आ गया, तीनों घनों का योग आ गया। तो योग में जब योग आ गया 216, इसका क्यूब रूट लेंगे, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका क्यूब रूट 216 कितने का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है। 6 मीटर क्या आ जाएगी, जो बड़ा घन है उसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। बड़े घन की भुजा 6 मीटर है, तो क्या बोला, नया घन जो बड़ा बना है ना उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है 6a², 6a²। और फलक का पूछे यानी कि चारों दीवार चारों साइड का पूछे तो कितना होता है, मतलब टीएस है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना, सीएस है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है 4a² होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। जब सी ए से पूछे तो 4a², टोटल सरफेस एरिया पूछे टीएस है तो 6a², घन का आयतन पूछे तो ए क्यूब। सब समझ में, घन का पेरीमीटर आएगा तो पूछेगा तो 6a, 6 भुजा होती है 6a। ठीक है, देखिए 6a² आ गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए का मान कितना दे रखा, बड़ी भुजा कितने आ गई 6 मीटर की, तो 6 गुणा 6, तो ये 6 6 6 क्या होगा, इसका क्यूब ही तो हो गया, 6 का कितना आ गया 216 मीटर क्यूब। आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, 216 मीटर क्यूब। चलेंगे आगे। आपकी क्लास में आज जो 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसके बाद में हमारे पास में कुछ क्वेश्चन बचते नहीं हैं। और आपके जो जीडी का एग्जाम होता है उसमें भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत ही अच्छे से आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन करे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं एसएससी जीडी की। और आपका एग्ज़ाम जो कि यहाँ तो इसी महीने में, मार्च महीने में या अगले महीने में आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा दूं। जब आप 30 की 30 क्लासेज आप एक साथ ले लोगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, जिससे कि आप मैथ में 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस क्लास देखने के लिए और जय हिंद।